हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज है क्लास नंबर 1। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी। पॉलिटी सब्जेक्ट है, ठीक है। पूरे पॉलिटी में आप पूरे एनसीईआरटी उठा उठा के देख लेना। 6, 7, 8, 9, 10 और 11th और 12th, ठीक है। ये 6 to 12 का पूरी एनसीईआरटी का समरी मैं इतने बेहतरीन तरीके से आपको बता दूंगा, आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। क्योंकि मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। पिछले 2 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे ये पॉलिटी का आइडिया है, मैंने इस कंसेप्ट से इस तरह से इसको सीखा है कि आज तक नहीं भूला हूँ। और मेरी कोशिश रही कि चलो मैंने सीखा तो मैं बाकियों को भी सिखा सकता हूँ, क्योंकि बहुत इजी इजी तरीके से मैंने ये चीज़ सीखा है। और आई प्रॉमिस गाइस, मैं तुमको इतना एडवांस लेवल में आप क्वेश्चन कर पाएंगे, आपको हर एक क्वेश्चन आसान लगेगा। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और देखें, ठीक है। तो आज देखो, ये जो है ना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत ही बेसिक से, ठीक है। तो आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा आप नोट्स बना सकते हैं। मैं सामने भी लिखूंगा ही, ठीक है। तो अभी आज हमारा जो होगा पहला टॉपिक, आप देखते जाना, 4-5 लेक्चर लगातार देखना। इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इंटरलिंक कर दूंगा कि आप खुद पता नहीं चलेगा कि यार ये चीज़ मेरे माइंड में क्यों नहीं आई, ठीक है। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है ना, वो है राइट, ठीक है। हम राइट के बारे में जानेंगे इसमें। अधिकार। देखो क्या होता है ना, अभी तो चलो राइट टू राइट है, सबको मिल जाता है, कॉन्स्टिट्यूशंस में है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये चीज़ उन्होंने उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन किया था कि चलो ठीक है, सबको राइट्स मिलना चाहिए हर एक चीज़ करने के लिए, ठीक है। पर बात करूँ, थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड। जिस समय राजा महाराजा रहते थे, किंग का शासन चल रहा था। तो किंग के शासन में क्या था कि एक किंग था और पूरी पावर किंग के पास थी। जैसे आज के टाइम पे है हम प्राइम मिनिस्टर, पर क्या पूरी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है? नहीं, डिवीजन ऑफ पावर है, पावर बटी हुई है। जब किंग के समय में, जब किंग था, जब पावर उसके पास था, तो उसको कहते हैं सेंट्रलाइज पावर, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सिर्फ समझते जाना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मैं एक एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे चला गया और इतनी जल्दी सीख गया, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, किंग के पास ही पावर था। तो एक लीगल लैंग्वेज में, ठीक है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि एक लीगल लैंग्वेज में समझे और उसको एग्ज़ाम में लिखें जिससे कि हमको नंबर मिले, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को हम लोग लीगल लैंग्वेज में कहते हैं रेक्स लेक्स, REXLEX। तो ये रेक्स और लेक्स, ये दो वर्ड है। इसका मतलब होता है किंग, इसका मतलब होता है लॉ। किंग इज दी लॉ, समझ रहे हो? रेक्स लेक्स, किंग इज दी लॉ। और आज जहाँ प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया की बात करूँ, प्रेजेंट की बात करूँ मैं, वर्तमान में क्या स्थिति है? राजा वजह तो है नहीं, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक है। तो आज के टाइम पे जस्ट सेम इसी का उल्टा, रेक्स को आगे ले आओ, सॉरी लेक्स को आगे ले आओ, रेक्स को पीछे ले जाओ। तो LEXREX, मतलब ये जो किंग है, किंग यहाँ पर आ गया, ये लो है, लो यहाँ पर आ गया, लो इज द किंग। आज की स्थिति ये है। जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन से, वो क्या कहता है? क्या लगता है तुमको, ये जो संविधान है हमारा, वो क्या लीगल डॉक्यूमेंट है? नहीं, वो सोशल डॉक्यूमेंट है। ये जो है,
आपने सुना होगा, क्या ये लीगल डॉक्यूमेंट है? तो ये है नहीं, सोशल डॉक्यूमेंट है, रिटन इन लीगल लैंग्वेज। समझ रहे हो? सोशल डॉक्यूमेंट है, लिखा है लीगल लैंग्वेज में, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हमेशा याद रखना जब कभी ऐसा कुछ सवाल वाल आ जाए, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ, हमने हाँ अभी हम देख रहे थे लेक्स रेक्स वाला, राजा और अभी प्रेजेंट की बात कर रहे थे कि जिसमें राजा वाजा थे उस समय जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, सारा पावर राजा के पास था। जब पूरा पावर राजा के पास अगर हुआ तो फिर वो जो मन में आए वो करते थे। अब जो मन में आए वो करते थे, इसका मतलब कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था। अब जिस व्यक्ति के पास पूरा ही पावर हो तो उस पावर का क्या करेगा? मिसयूज करेगा। जो राजा जो है, राजा के पास पूरा पावर होने के बाद, हर राजा तो ऐसा तो है नहीं कि अच्छा ही हो, कुछ कुछ तो हरामी भी होते हैं। तो जब वो लोग हरामी होते हैं तो वो क्या करेंगे? पावर का मिसयूज करेंगे। और मिसयूज से ही ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। अगर आप किसी किसी के पास एब्सोल्यूट पावर हो तो क्या लगता है मिसयूज नहीं करेगा वो? बिल्कुल करेगा, है ना। अब जब मिसयूज करेगा तो जो लोग होंगे वहाँ के, वो अपना अधिकार मांगेंगे, अपना हक मांगेंगे कि नहीं, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ऐसा करना है। तो एक थ्योरी बता रहा हूँ मैं आपको, एक थ्योरी याद रखना, ठीक है। ये जो था सन 2012 में, ईयर 2012, नाम याद रखना, किंग जॉन। ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के किंग था, ठीक है। उस समय का राजा था इंग्लैंड में। अब इसको ये चीज़ पता चला कि जो लोग हैं उनको अपना अपना अधिकार चाहिए, उनको चीज़ें नहीं पसंद आ रही कि हर एक चीज़ राजा कर रहा है, अपने मुताबिक कर रहा है। लोगों को दिक्कत भी तो होती है, ऐसा थोड़ी कि तुम कुछ भी करोगे कहीं भी। अरे ठीक है तुम राजा हो, पर इसका मतलब नहीं कि कुछ भी करो। तो किंग और लोगों के बीच में, इसके और लोगों के बीच में, पीपल, इनके बीच में ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी साइन हुई, एग्रीमेंट बना। क्योंकि अब अगर राजा जो है हर एक चीज़ करने लगे तो क्या होगा? बगावत चालू हो जाएगा, जो लोग हैं उसके अगेंस्ट खड़े होने लगेंगे, रिबेलियंस आ जाएगा, ठीक है। तो रिबेलियंस की वजह से यहाँ पर ये जो था बगावत, और जब ट्रीटी साइन हुई तो ट्रीटी साइन कौन सी हुई? ट्रीटी का नाम था मैग्ना, मैग्ना कार्टा लिबरेटम, ठीक है। मैग्ना कार्टा लिबरेटम नाम था उस ट्रीटी का। उस ट्रीटी में क्या क्या कहा गया था? ये सेम, ये वाला, ये दिख रहा है, रेक्स लेक्स, लेक्स रेक्स, कि पहले किंग इज़ द लॉ था, जो किंग बोलेगा वही कानून होगा। पर अब ये ट्रीटी के बाद, ये वाली ट्रीटी के बाद अब होगा लॉ इज़ द किंग, कि जो कानून में होगा वही किंग करेगा। अब इसका मतलब क्या होगा? हम समझ सकते हैं, इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल है, लॉ के समक्ष सब इक्वल हैं। ठीक है, इतना समझ आया? मैंने थोड़ा स्टोरी से बताया है, आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। अब समझो कि अगर अब याद रखना यहाँ पे, अभी प्रेजेंट है, LEXREX,
ये प्रेजेंट वाला है, इंडिया वाला। इसका मतलब क्या था? एल का मतलब एल लो याद रखना, रेक्स का मतलब किंग याद रखना। लो इज द किंग था, लो इज द किंग था। अब समझो कि अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर आया, वो जो एग्रीमेंट हमने देखा कि राजा और लोगों के बीच में ट्रीटी आई थी, मेग्ना कार्टा लिबरेटम करके, तो वो ट्रीटी के बाद अब नो वन इज द अबो द किंग, नो वन इज अबो द किंग, ऐसा पहले था। पर अभी ये ट्रीटी होने के बाद क्या हो गया? नो वन इज अबो द लॉ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, मेंशन करते हैं, नो वन इज अबो द लॉ। कानून से बढ़कर कोई नहीं, जो कानून कहेगा वो करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहली बार दुनिया में आई राइट्स इसके बाद, ठीक है, फर्स्ट टाइम पूरी दुनिया में राइट्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिला था। इसके बाद ही लोग अधिकार क्लेम करने लगे थे। अब जब क्लेम करेंगे, किसके अगेंस्ट में करेंगे? तो एक व्यक्ति, एक पर्सन, जो स्टेट है, समझो ये यहाँ पर रहता हुआ, उसको कुछ चाहिए, किससे मांगेगा? किंग तो है नहीं, क्या है? लो। अपना अधिकार मांगेगा कि मुझे ऐसा करना है, मेरी डिमांड ये है, मैं ये करना चाहता हूँ, फलाना कंपनी खोलना चाहता हूँ, है कि नहीं? तो ये जब करेंगे तो इनका अधिकार की ओर, राइट की ओर ध्यान जाएगा। अब समझो, एक एग्जांपल के तौर से बताता हूँ मैं आपको। समझो कि ये है, ये बॉक्स है, एक साइड कोने में यहाँ पे, समझो एक पुराना स्टोरी, समझो यहाँ पे किंग है, ठीक है, किंग है, यहाँ पे लोग हैं, जनता। अब किंग अगर, ठीक है, आज समझो पुराने ज़माने में ना, जब ये किंग थे तो इनको हम मोनार्ची कहा जाता था, ठीक है। मोन आर्ची, मोन का मतलब एक, रूल, और आर्ची का मतलब रूल, पहला। दूसरा, ओलिगार्ची, आर्ची का मतलब रूल, ओली का मतलब फ्यू, मतलब कुछ लोग मिलजुल के राज करते थे। मोनार्ची में जो राजा होता था वो एक अकेला राजा करता था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। और तीन चीज है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है ग्रुप, आर्ची का मतलब रूल, ग्रुप, समूह, जो हमारा इंडिया है। बस ये तीन ही चीज़ याद रखना है, इससे ज़्यादा है तो बहुत सारे, पर जो काम आएंगे तीन ही आएंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी जो हमारे यहाँ पे हैं, हम बाई इलेक्शन, बाई इलेक्टेड के द्वारा हम यहाँ पे डेमोक्रेसी बनाते हैं। एक ग्रुप बनता है, जैसे ग्रुप का मतलब होता है जैसे प्राइम मिनिस्टर प्लस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आपने देखा होगा जितने भी मिनिस्टर्स है, होम अफेयर्स के, कॉरपोरेट अफेयर के, फाइनेंस कमीशन के, ये सारे मंत्रालय हैं। तो यही पूरा ग्रुप बन के डेमोक्रेसी को बनाती है, ठीक है। अब समझो कि कोई एक बंदा, यहाँ पे जो किंग है, अब पूरा पावर तो इसी के पास है। अब पूरा पावर होने के बावजूद यहाँ के जो लोग होंगे, ये पूरी कोशिश करेगा कि ये लोग जो है मेरी साइड आए। तो इनको हर तरह तरह के मौके दिए जाएंगे, राजा खुद देगा कि एक काम करो, तुम ये कर लो, मेरे एरिया में रह लो, खेती बाड़ी कर लेना, मेरे फौज में मिल जाना, तो तुम ऐसा कर लेना। तब लोग भी जो हैं, इनकी भी जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी, समझ रहे हो? जब डिमांड बढ़ती जाएगी तो राजा का पावर थोड़ा कम होता चला जाएगा, और डिमांड बढ़ती चली जाएगी, राजा का पावर कम हो जाएगा। जब ये सेंट्रल पे आ जाएगा, तो याद रखा मैंने वो ट्रीटी के बारे में बताया था, वो ट्रीटी इसी वजह से हुई थी यहाँ पर, कि डिमांड अब हद से ज़्यादा इतनी बढ़ गई थी कि अब लोग ही बोलने लगे कि मैं ही राजा बनूंगा, मैं ही कानून चलाऊंगा। तब ट्रीटी आई है। कौन सी ट्रीटी? मैग्ना कार्टा लिबरेटम।
पूर्वी ट्रीटी में क्या कहा गया था? लेक्स रेक्स। याद रखना L इज इक्वल टू L, जहाँ इसका मतलब लो, इसका मतलब लो। लेक्स, लेक्स यहाँ पे है, रेक्स, ठीक है। ये L है, L इज इक्वल टू L, तो हमारा ये है, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, यार इसमें कोई गारंटी नहीं होती है, समझ रहे हो? कोई गारंटी नहीं होती। तो ये जब कॉन्सेप्ट को देख कर ना आया फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से निकल के आया। 1789 और बिल ऑफ राइट, ये था यूएसए में। 1789 में बिल ऑफ राइट पास हुआ था यूएसए में, और उस यूएसए की इस कॉन्सेप्ट में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट सभी को मिलना चाहिए। अब ये क्यों ऐसा कहा गया था? अब समझो राजा अगर यहाँ पे ट्रीटी कर भी लेते हैं, रेक्स लेक्स आ भी जाता है, तो क्या गारंटी है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो आपको इसका बेनिफिट दे? हो सकता है वो पुरानी वाली कहानी की तरह चलाए, नहीं किंग इज़ द लॉ। बेशक डेमोक्रेसी है, पर सत्ता में आने के बाद अपना ही कानून लगाने लगते हैं लोग, समझ रहे हो? तो आपने अटल बिहारी वाजपेयी का एक पार्लियामेंट में उन्होंने स्पीच दिया था कि सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी, पर ये देश रहना चाहिए, देश के लोग रहने चाहिए। सरकार तो कभी भी बन जाएगी। तो समझो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। मान लो अगर कोई ख़राब वाला पॉलिटिकल पार्टी आ गया, तब तो यार वो तो हर एक चीज़ राइट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं तुमको रोक लगाएगा, समझ रहे हो? तो इसलिए अच्छी अच्छी पार्टी का आना ज़रूरी है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कोई अच्छा आए या ख़राब आए, पहले से फंडामेंटल राइट में जाके मेंशन कर दो कि ये तुम्हारा हक है, इतना तुमको मिलेगा तो मिलेगा, या फिर कोई भी पार्टी हो। फिर यूएसए ने क्या किया अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में, ठीक है, यूएसए ने अपने संविधान में लिख दिया ये चीज़ कि कौन कि फंडामेंटल राइट मिलेगा ही मिलेगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है, गारंटी है। ये जो है ना, एक वर्ड दिया गारंटी, मिलेगा ही, गारंटेड राइट्स। अब इसमें देखो कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री जो है, तो हम कह सकते हैं, मेरे साथ लिखते जाइएगा, फंडामेंटल राइट्स, सॉरी, फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री क्या है? याद रखना L इज इक्वल टू L, L, तो सबसे पहले L वाला आएगा, लेक्स रैक्स, मतलब लॉ इज द किंग, कानूनी सब कुछ है। तो अब ये यूएसए का कॉन्सेप्ट से भी याद रखना कि हमने जो फंडामेंटल राइट लिया है वो यूएसए से लिया है। इंडिया में जो कॉन्सेप्ट आया है किसका, फंडामेंटल राइट का, वो कहाँ से आया है? यूएसए से आया है, ठीक है। लगे हाथ, चलो मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। पार्ट 3 में मेंशन्ड है, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। दो फैक्ट याद कर लो, ज़्यादा नहीं, दो, 2 से 3। 12 से लेके
35 अनुच्छेद आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का। ठीक है, अब समझो कि आपको अगर फंडामेंटल राइट मिला तो फंडामेंटल राइट में क्या क्या है, तो ज़्यादा याद नहीं करना है, सिर्फ 4 चीज़ें बता रहा हूँ, कभी नहीं भूलोगे और आप वर्तमान समय में उसको आपको मतलब देखने को मिलेगा। तो पहला जो है पर्सनल राइट, दूसरा जो है मैरिटियल राइट, तीसरा जो है सिविल राइट। इन तीनों से भी एक पहले था जो मैं बताना भूल गया, पर कोई नहीं, आखिरी में लिख देता हूँ इसको, नेचुरल राइट्स। अब देखो पर्सनल राइट का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा पर्सनल हो, कोई बाहर वाला आके तुमको नहीं बताएगा कि तुम ये करो वो करो, तुम्हारा ये है। समझो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हारे पापा है, पापा की प्रॉपर्टी होगी, तो तुमने अगर यहाँ जन्म लिया, तुम्हारा बाप ये है, तो इसकी 1 लाख की संपत्ति हो या 1 करोड़ की, इनडायरेक्टली वो तुम्हारा ही होगा। राइट, ये तुम्हारा पर्सनल राइट है। ऐसा नहीं है कि कल कोई जो तुम्हारे फादर है बोले कि नहीं नहीं मेरा बेटा तो नालायक निकल गया, इसको तो प्रॉपर्टी दूंगा ही नहीं, बाहर वाले को दे दूंगा और तुझे नहीं दूंगा, तो ये नहीं कर सकते। राइट, तो ये है पर्सनल राइट। मैरिटियल राइट, डिवोर्स, कोई भी गर्ल डिवोर्स के लिए अपना राइट है उनके पास। अगर उनको अच्छा हस्बैंड नहीं मिला, उनको ऐसा लग रहा है कि इसके साथ मुझे नहीं रहना, तो उसका पूरा राइट बनता है कि वो डिवोर्स ले ले। और सिर्फ ऐसा नहीं कि महिलाओं को मिला है, महिलाओं को, मेल को, दोनों को, पुरुषों को, दोनों को उनका मैरिटियल राइट्स है। ठीक है, अब सिविल राइट्स, आपने देखा है कि आपके शहर में कोई सरकारी बसें चलती है, सरकारी बसें चलती है, ट्रेन चलती है, तो क्या ट्रेन में कभी ऐसा लिखा होता है कि नहीं नहीं आप तो अंबानी फैमिली से हो तो आप नहीं बैठोगे, कि आपके यहाँ तो बहुत सारे पैसे वाले हैं आप नहीं बैठोगे, या आप बहुत गरीब हो इसलिए नहीं बैठोगे? सरकारी बस में ऐसा कुछ देखने को मिलता है क्या? नहीं यार, टिकट खरीदो बैठो चुपचाप। तो वो है सिविल राइट्स। आपको कोई किसी रिलीजियस के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, स्टेटस के बेसिस पे, ठीक है, रीजन के बेसिस पे मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं आपको नहीं बिठाऊंगा, आपको नहीं लेके जाऊंगा। वो आपका सिविल राइट्स है, आप जाके केस कर दोगे, जेल में चला जाएगा वो। अब आता है नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स में बॉर्न, आपने जहाँ जन्म लिया, जहाँ पैदा हुए, आप इनडायरेक्टली उस जगह का सिटीजन बन चुके हैं। आपने इंडिया में जन्म लिया, आप यहाँ के सिटीजन बन गए। समझ गए? अब समझो कि यूएसए में, अमेरिका में, आपने देखा होगा वहाँ पे चलता है हुकअप कल्चर। अब हुकअप कल्चर में क्या होता है कि आज इस लड़की के साथ, कल उस लड़की के साथ, साल भर में 10 लड़कियाँ बदलते रहते हैं वो। कौन किसका बाप है, कौन किसकी माँ है, पता ही नहीं चलता। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई एक महिला, कोई एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए,
बेबी हो गया। अब इस बच्चे को अगर तुम मार दोगे तो नहीं ना चलेगा। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि उसका भी जीने का अधिकार है। क्या है? जीने का अधिकार। आपने देखा होगा रामायण महाभारत में भी ये बात का जिक्र किया गया है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। राइट। देखो इस सिविल राइट्स में ना आपको एक एक और एग्जांपल देता हूँ। नेशनल मंडेला का नाम सुना है? जो साउथ अफ्रीका से है। वहाँ पे एक चलती थी रेड बस। उन उनके इस पॉलिसी के बाद वहाँ पे रेड बस सभी के लिए अलाउड था। एक्चुअली पहले ऐसा था नहीं, पर नेशनल मंडेला के आने के बाद वो चेंज हो गया। ठीक है, इतना समझ आया? मान लो मैंने 5-6 बातें बताई, इसमें से अगर 2-4 भी बात अगर आप समझ गए होंगे तो उतना काफ़ी है। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। अच्छा समझो कि ये जो राइट है, ये रिकॉग्नाइज होगा कैसे? तो तुम मानो या ना मानो, राइट तो है। ठीक है, राइट तुमको मिलेगा, सामने वाले को मिलेगा, तुम अब मानो या ना मानो, फॉलो तो करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, लेक्स रेक्स है, लो इज द किंग। अब इसमें थोड़ा 4 चीज़ें भी है। अब एक 4 टॉपिक के बारे में बात करते हैं। लिबर्टी के बारे में, इसको आज़ादी बोलते हैं। इक्वालिटी, फर्टर्निटी, सेक्युलर। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, फर्टर्निटी का बंधुता, सेक्युलर का होता है पंथ निरपेक्ष। इतना समझ आया? और इसमें ना देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में स्पेशली प्रियम्बल में, अभी मैं प्रियम्बल पे जा नहीं रहा हूँ, ठीक है, अभी उससे पहले मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेसिक। प्रियम्बल, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में ना ये सब जो वर्ड है वो मेंशन है, तो आपको सिर्फ याद रखना है अभी अभी के लिए। बाकी तो पूरा मैं यहीं पे क्लास के अंदर ही मैं आपको सब कुछ याद करवा दूंगा कि प्रियम्बल में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन में एक कौन सा आर्टिकल में क्या क्या बोला जाता है, ठीक है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ये सब कुछ यार A to Z ना हम जो चालू करेंगे ना। अभी तो मैं NCERT का बेसिक बता रहा हूँ। ये जैसे ही लगभग देखा जाए तो 10 दिन लगेंगे, ठीक है, 10 डेज, 10 डेज मैं चालू करने वाला हूँ डायरेक्टली। ठीक है, UPSC CSC का पॉलिटी का क्लास, पॉलिटी विद गवर्नेंस। साथ ही में हो सकता है मैं आपको IR भी पता बता दूँ, जो GS पेपर 2 के लिए सफिशेंट है। मैं सब पढ़ चुका हूँ यार, 2-2 साल तक पढ़ा हुआ हूँ। मुझे पता है कि कहाँ पे ज़्यादा समझना है और कहाँ पे कम। ठीक है, चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बता दूंगा मैं। समझो ये एक पिलर है आपका जो बेसिक है ना, ये क्लास से ख़त्म हो जाएगा, ये 10 क्लास से, ये 10 क्लास देखोगे आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। बचा अपना सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर में एडवांस वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं करवा दूंगा। एडवांस बहुत इजी तरीके से करवा दूंगा यार, आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। बचा ये मिडल वाला, जैसे आर्टिकल याद रखना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब हुआ था वो सब याद रखना, थोड़ा ईयर याद रखना, जजमेंट याद रखना, ये थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें।
बाकी आपका बेसिक, क्योंकि आपका बेसिक मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा कि आपके इसमें जितने भी वर्ड्स आएंगे ना हार्ड हार्ड वाले, वो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। इसके बेसिस पे जो एडवांस के जितने भी हार्ड लैंग्वेज यूज़ किए गए हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा एज ए स्टोरी के बेस पे, जैसा कि अभी हमने देखा। ठीक है, तो आज अभी 2 मिनट का एक रिकैप रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी क्या क्या देखा, और कंटिन्यू 10 दिन मैं आपको लेक्चर बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें गाइस, प्लीज़। मैं बता रहा हूँ, आप एक बार देख लो भाई, कभी ज़िंदगी में ना पॉलिटी को बोलोगे। वो आपने कहानी सुनी है, पहले अमेरिका कहता था कि तू कौन है बे, अब हम अमेरिका को कहते हैं कि तू कौन है। एग्जैक्टली सेम हम पॉलिटी को भी कहेंगे। यहाँ पढ़ने से पहले पॉलिटी हमको कहता था कि तू कौन है बे, तो सवाल बना पाएगा। अब हम पॉलिटी को कहेंगे कि अब बता तू कौन है। ठीक है, तो मैं थोड़ा रिकैप रिवीजन बताता हूँ। देखो हमने पढ़ा राइट, ठीक है। अभी बेसिक समझ रहे हैं, राइट संविधान के अंदर नहीं जा चुके हैं कि हम पूरा डिटेल में देखें। ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, देखो खाली बस देखो और उतना ही जानो भी। फर्स्ट क्लास है इसीलिए। हमने देखा राइट, राइट में स्टोरी देखी थी किंग वाली और प्रेजेंट वाली, जो प्राइम मिनिस्टर है और इंडिया का जो है। इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम जो लोग हैं वो वोट करके अपने उम्मीदवार को पीएम बनाते हैं, सीएम बनाते हैं और देश को चलाते हैं। पहले के समय में राजा वाजा करते थे, पूरा पावर राजा के पास था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था। अब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को एक लीगल लैंग्वेज बोलते हैं रेक्स लेक्स, कि इसका मतलब होता है इसका किंग, इसका लो। किंग इज़ द लो, किंग जो बोलेगा वही होगा। समझ रहे हो ना। अब किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा अगर पावर हुआ तो वो मिसयूज़ करेगा। एब्सोल्यूट पावर होने के बाद वो मिसयूज़ करना चालू कर देगा, लोग नाराज़ होंगे। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आया 2012, सॉरी 1215 में। किंग जॉन नाम है, वो इंग्लैंड के थे। अब उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी लोगों के अगेंस्ट, मतलब सामने थे वो लोग। मैग्ना कार्टा लिबरेटम, इसका मतलब होता है कि सारे लोग के समक्ष इक्वल रहेंगे, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने रिपीट किया। रेक्स को आगे ले आया, लेक्स को आगे ले आया, रेक्स को पीछे। तो लो इज़ द किंग, ये लो, ये किंग। लो इज़ द किंग। आज का प्रेजेंट सिनेरियो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, इतना याद रहेगा। तो ये रहा, वर्तमान स्थिति ये थी। याद रखने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था एल इज इक्वल टू एल। ठीक है, अब लो इज़ द किंग हुआ तो इसका मतलब नो वन इज़ द अबोव द लो, है ना। लो से बढ़ के तो कोई है नहीं, जो कानून बोलेगा वो तो करना पड़ेगा। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल कर आया राइट का। ये रहा, मैंने एक स्टोरी भी बताई थी यहाँ पे। किंग है, अपने जनता जनार्दन को अपनी साइड लेने के लिए ये इनको किसी किसी तरह का छूट देते हैं। छूट का मतलब लालच, कि जाओ बेटा ये कर लो वो कर लो, पर मेरे साथ रहो, मेरी फौज बन के रहो। तो लोग भी लालची है, धीमे 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 डिमांड बढ़ती चली गई। और वही जो ये ट्रीटी देखने को मिली थी, यही ट्रीटी जो है, ये ट्रीटी आई कि किंग और लोगों के बीच में। लोग डिमांड करने लगे थे तो ये ट्रीटी लेकर आए कि नहीं चलो ठीक है, लोग के बराबर सब समान है। अब किंग को क्या कहते हैं, मोनार्की। मतलब मोन मतलब एक, आर्ची मतलब रूल, एक ही आदमी रूल करेगा। आपको सिर्फ 3 याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना। ठीक है, ओलिगार्ची, ओली का मतलब फ्यू, कुछ, आर्ची का मतलब रूल। कुछ लोग रूल करते हैं, कुछ लोग का मतलब होता है 4-5 लोग मिल गए, फैमिली के हो गए, बाहर के हो गए, 5 से 10 लोग मिल गए, कर लिए। हो सकता है एक ही फैमिली के हो। ठीक है, अब डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब होता है ग्रुप, समूह, क्रेसी का मतलब रूल। अब आप बोलोगे कि सर ये भी तो फ्यू है, कुछ है, ये भी तो ग्रुप बना रहे एक तरह का, ये भी तो ग्रुप है। तो इसमें फ़र्क है ना।
इसमें अलग अलग जाति से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग इसमें आ रहे हैं। हो सकता है इसमें एक ही फैमिली के 5 लोग हो, 10 लोग हो जो चला रहे हों, है ना। तो डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं है। इसमें वोटिंग होती है, वोटिंग वोटिंग में जो जीतता है उनका एक ग्रुप बनता है, सब समूह बनता है। समूह किसका बनेगा? प्राइम मिनिस्टर का बनेगा, प्लस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भी मंत्रालय में बैठते हैं वो लोग, तो उनका एक समूह। अब वहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का कुछ इस प्रकार है कि यूएसए में 1789 में बिल ऑफ राइट्स पास हुआ था। अब उनका ऐसा मानना था कि चलो ठीक है, राजा तो नहीं है, मान लो कोई पार्टी आ गई, पार्टी आ गई तो हो सकता है वो अच्छा ना हो, वो अच्छा ना हो, या कुछ लोग अच्छे भी हों। तो जो पार्टी अगर अच्छा ना हो और वो अगर सत्ता में आ जाए, तब तो यार एक तरह का बर्बादी कर देंगे लोगों को, जो मन में आए वही करेंगे। तो उन्होंने संविधान पास किया, रिटर्न रिटर्न है फंडामेंटल राइट्स में कि फंडामेंटल रो ऑफ द कंट्री रेक्स लेक्स, आप उन्हें नहीं रोक सकते। सरकार कोई भी हो, ABCD कोई भी सरकार हो, उनका जो फंडामेंटल राइट है वो तो उनको मिलेगा ही। तो ये जो फंडामेंटल राइट है, हमने भी इंडिया में इसको अडॉप्ट किया है, और वो कहाँ से लिया था? USA से। ये जो स्टोरी है USA की है, पर इसका सेम टू सेम कॉपी Ctrl+V Ctrl+C हमने मारा है, मतलब कॉपी पेस्ट किया डायरेक्ट। पार्ट अब थोड़ा सा इसमें डिटेल बता देता हूँ। पार्ट 3 है। पार्ट 3 में लिखा गया है, ये 12 से 35 आर्टिकल है। और राइट जो है, ये 4 राइट्स है: पर्सनल राइट्स, मैरिटियल राइट्स, सिविल राइट्स, नेचुरल राइट्स। जैसा कि मैंने एक एक करके एग्जाम्पल भी बताया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बताऊंगा, नेक्स्ट कुछ और टॉपिक होगा। 10 ही दिन होगा, ठीक है। बेसिक के लिए 10 दिन होगा, आप 10 दिन देख लो, उसके बाद बताना कि आप कुछ सीखे कि नहीं सीखे। भाई पॉलिटी बहुत आसान लगेगा, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ यार, मैं खुद UPSC एस्पिरेंट हूँ। आप मेरे साथ जुड़ के रहिए, ठीक है। ओके, गुड नाइट, क्योंकि अभी तो रात ही हो रहा है। बाय।